100A क्या कह रहा है? देखो आपने कभी ऐसा सुना है? एक होता है SB और एक होता है DB। हाँ ये डबल बैच नहीं है। APP के इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन, SB की फुल फॉर्म सिंगल बैच, DB की डबल बैच। डबल नहीं वो डिविजनल। डिविजनल इसलिए है कि खंडपीठ का मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम दो हो, इस वजह से उसको अपन ने डिवीजन का। और ये सिंगल का मतलब SB एक सिंगल जैसा आप सुन ही रहे हैं। 100A ये कह रही है कि साहब जब यदि SB के द्वारा किसी मामले का निपटारा हो चुका है, अपील सुन ली गई है, तो अब उसकी अपील को अपन DB में नहीं किया जाएगा। ये सिविल सूट के बारे में प्रोविजन है। सिंगल बेंच और डिविजनल बेंच। बार और बेंच दो तरह की बातें होती है, आप लोग देखोगे समय के साथ। बार बेंच है ना, बार किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बार कर रहे हैं वकील साहब को, वकीलों का एसोसिएशन समूह है ना, और बेंच जज साहब के समूह। तो जो जजों का जो एसोसिएशन होता है उसको बेंच के नाम से जानते हैं, और वकीलों के एसोसिएशन को द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। तो अब सवाल ये है जुबैर से, आप LLB करने के बाद में बार में रजिस्ट्रेशन करवाओगे? नहीं सर, बेंच में कर रहा है वो बेंच में जाऊंगा ना सर। ये सब बार में नहीं। हमारे साथ में एक लड़का था जब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो उसने बार एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया। इंटरव्यू में उससे क्वेश्चन पूछा गया कब का एनरोलमेंट है, चारणे था तो हाँ ब्रिजपाल नहीं, ब्रिजपाल सिंह चारण तो आपके यहाँ लगा हुआ, आपके अभी नगर पालिका में पहले इनकम टैक्स में लगा हुआ था। अच्छा बच्चा, बहुत माइंड ब्लोइंग नॉलेज का। मिले आप, जानते हो आप ब्रिजपाल सिंह चारण? मतलब मैं मिला उससे, मतलब उसके तो मतलब जुबान से अल्फाज जो निकल रहे हैं वो किताबों के ही निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किताबें ढूंढ रही है। मैंने कहा यार बड़ा अच्छा अध्ययन किया बच्चे ने, बहुत भांति भांति प्रकार की किताबें पढ़ी उसने। तो किताबें पढ़ने वाला आदमी एक प्रखर वक्ता बनता है ना, उसने एक्सप्रेस भी अच्छा किया, और चीज जो बतानी थी वो भी बड़ी तकलीफ है। बात चली थी भारत और पाकिस्तान के डिवीजन पर, फिर जब वो 8 करोड़ रुपए की बात चल रही थी, महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान को इतने करोड़ रुपए देने चाहिए, उसका डिस्कशन किया उसने। जिन्ना और भी पता नहीं किन किन आदमियों उसने उस अपने डिस्कशन में शब्दों को डाला। मेरी तो मतलब मैं खुद हैरान रह गया। मैं तो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा था, फिर पता चला कि ज्ञानी तो ऐसे लोग हैं, अपन तो कहाँ है ज्ञानी। अच्छा मैं अपने आप को कभी ज्ञानी समझता नहीं, बहुत तुच्छ स्वभाव है, कुछ भी नहीं आता। याद रखना, जब आप जानने के लिए लगोगे तो आपको पता चलेगा कि आप तो 0.001% भी नहीं जानते हैं, है ना। इसलिए और कभी आप लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि अपन जब यहाँ डिस्कशन करते हैं तो मेरे डिस्कशन में कभी भी मैं शब्द नहीं आता है। कहा मैंने कहा अच्छा मैं आज तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने कभी आपको कहा कि मैं ऐसा करता हूँ या मैं ऐसा करता हूँ या मैंने ऐसा किया। जब भी कभी परिचय भी करवाता हूँ तो आपको ऐसा कहता हूँ कि एक परिस्थिति ऐसी थी जिसमें हम लोगों के भी इंटरव्यू हुए थे, जिसमें हमने ये सवालों के जवाब दिए थे। क्या मैंने दिए? एक अच्छा आदमी वही होता है जिसके शब्द में से, बोली में से मैं नहीं निकलता है। हम अपन हम लोग क्या बात चल रही थी जुबैर, हाँ उसका इंटरव्यू ब्रिजपाल सिंह चारण ने, इसका नाम अभी ऐसे जम हो गया है एडिशनल चीफ डिवीजन मजिस्ट्रेट ब्रिजपाल नहीं, ऐसे ही नाम है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा एनरोलमेंट कब का है? कि सर मैंने एनरोलमेंट करवाया नहीं, पापा ने पैसे तो भेजे थे पर मैं उसके लिए आरजेएस की किताबें लाया, मेरे को आरजेएस में जाना था। हो सकता है उसका ये जवाब इतना शानदार क्लिक किया होगा वहां पर कि बच्चे का 1 सितंबर आरजेएस में सिलेक्शन हुआ। हाँ नहीं करवा, हो सकता है, डिपेंड। अच्छा आपको ये बताओ जुबैर के बाद में क्वेश्चन जीतू पर जाएगा। जुबैर बार का क्या मतलब होता है इसका? ये बार शब्द आया कहाँ से? ब्रिटिश शासन से आया था सर। ब्रिटिश शासन से कौन सा शब्द था जिससे ये लिया था? जीतू रजिस्टर से। खुशबीर बताओ भाई। देखो सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं। यदि किसी आदमी को दिमागी घोड़े दौड़ाए जाने का मौका मिल रहा है और उस वक्त आपने उसकी हेल्प कर दी तो आप उसकी हेल्पर नहीं है, याद रखना। आप उसके दुश्मन हो? नहीं दुश्मन नहीं कह रहा मैं, आप अभी न्यूट्रल हैं
और यदि आप वास्तव में किसी आदमी की हेल्प करना चाह रहे हैं तो ऐसी जद्दोजहद की स्थिति में वो दिमागी घोड़ों को यूज करने के लिए मजबूर हुआ है तो उसको इस्तेमाल करने दो। बाल शब्द आया एक्चुअली बैरिस्टर से, है ना। चलो डीबी। अच्छा, पर अमूमन होता क्या है, अपन रिट पिटीशन जो क्लेम करते हैं ना, तो रिट पिटीशन की अपील एसबी से डीबी में होती है, तो वो तो कौन सी है, रिटों की अपील होती है, सिविल सूट्स की अपील नहीं होती। सिविल सूट की अपील के लिए लिखा कि यदि एसबी ने यदि किसी मामले को निपटारा कर दिया तो डीबी में उसकी अपील नहीं होगी। हो गया 101। अब आ जाओ 101। 102 को याद रख लेना पहले। देखो 102, ये शब्द 2 लिख रखा है, इसे 2 से ही याद कर लेना कि सेकंड अपील तब तक नहीं होगी जब तक कि वस्तु की कीमत 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। अच्छा, ऐसा सवाल आ जाए कि साहब विधि का साधारण प्रश्न है पर कीमत उसकी 0 ही है, 0 का मतलब पैसों से संबंधित कोई बात ही नहीं है, या फिर ऐसा आ गया कि साहब पैसों के संबंध में बात है, कीमत उसकी 3,000 रुपए की है पर विधि का साधारण प्रश्न उसमें अंतर्मिलित है, क्या सेकंड अपील होगी? होगी। तो ये तो क्या लिख रखा है, यदि कोई ऐसी अपील जो विधि के साधारण प्रश्न से नहीं हो, केवल धन संबंधी अधिकारिता या धन की बिक्री से संबंध में हो, तो उसकी अपील तभी होगी जब ये इसी से संबंध में प्रावधान अभी आपको जो पता है हो, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब का है? 1888, 1888, सेक्शन नंबर 138 NI नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का यही वो एक्ट है जिसको अपन कहते हैं कि चेक का अनादर हुआ है, डिसऑनर ऑफ चेक। क्या कहता है ये? डिसऑनर ऑफ चेक में कौन से कोर्ट के द्वारा जुडिक्शन को यूज किया जाता है? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यही पता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही होता है। लिखा कि यदि किसी आदमी को चेक अनादरण की स्थिति में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया कि आप इनको 2 लाख रुपए दो, और यदि उसको अपील करनी है तो जब तक कि इस 2 लाख रुपए का 10% अपीलेंट कोर्ट में जमा नहीं करवा देता जब तक उसकी अपील कंसाइडर नहीं। कितना? 20% तक। क्या लिख रखा है? 20% तक। तो दूसरी कहानी ये भी हो सकती है कि यदि कोई चेक आया है 2 लाख रुपए का, और चेक का मतलब ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बन गई है, और पता चल गया कि साहब फोर्ज्ड नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, जाली नहीं है, पता चल गया इसी की सिग्नेचर है, और सामने वाले आदमी को, कंप्लेनेंट को क्या देनी है? पैसा देना ही, रकम दिलानी है। तो जब तक कि मामला अंतिम रूप से चलेगा तब तक इंटरिम रिलीफ दिए जाने का आदेश दे सकता है, और वो चेक की राशि का 20% तक होगा। 143 A 140, अच्छा 143 खुद ही नया जोड़ा, पहले 142 से थे, समझे? तो यही कहानी क्या गई, 25,000 रुपए से ज्यादा की है। 101 हाँ पढ़ो, 101 पढ़ो। कितने मामलों के आगे अपील करना होना क्या हुआ क्या पानी? आराम, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ हाँ, कौन से मामलों के आगे अपील नहीं होगी? के साथ सेक्शन नंबर 100 में दिए हुए हैं उसके अलावा, है ना। चलो कार्टून केस पढ़ो ना, सेक्शन 100। उच्च न्यायालय के किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटेस्ट पेटेंट्स में या विधि का बल रखने वाले किसी लिखित में या तथ्य समय किसी अन्य विधि के में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी मूल या अपील की डिग्री या आदेश में से अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चित किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, वहाँ ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिग्री से आगे कोई अपील नहीं होगी। देखो इसका सवाल ठीक है, बच्चा है ना, इसको पता नहीं है। देखो भाई याद रखना, सुनो, राजस्थान हाईकोर्ट की जो मूल पीठ है वो कहाँ पर है? जोधपुर। राजस्थान की मुख्य पीठ तो है जोधपुर की कोर्ट है, और जयपुर में इसकी खंडपीठ है। सवाल आ जाता है कई बार, यदि राजस्थान के अलावा किसी स्टेट में कोई एग्जाम हो रहा है तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान में मुख्य न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कौन से शहर में स्थित है, तो लोग जयपुर क्लिक करेंगे क्योंकि जयपुर वहां की क्या है? राजधानी है। जबकि मैंने आपको इसका बताया कि जोधपुर इसकी मुख्य पीठ क्यों है?
दो शासक थे सबसे दो अलग अलग राजधानी थी। जो दो अलग अलग क्या थी रियासतें सबसे बड़ी, तो उसमें दो अलग अलग राजधानियां बनी थी, जिसमें जोधपुर का था जुडिशरी का। और जोधपुर में हाईकोर्ट कितना बड़ा, फिर भी वो क्यों लेकर नहीं सकते? जयपुर का छोटा ना, फिर भी और सभी उस पुलिया से निकलते थोड़ी है वहां वाले, आप तो नहीं निकलते ना यार, तब दिखता है आपको। बहुत बड़ा है। आगे चलो, जोधपुर का जो हाईकोर्ट है, उस हाईकोर्ट में अलग अलग कोर्ट हैं, कोर्ट 1, कोर्ट 2, कोर्ट 3, कोर्ट 4, कोर्ट 5, इस तरह के करके जोधपुर हाईकोर्ट में अभी कितने जज हैं साहब? अब इधर राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो कितने जज है टोटल? 35 और अभी 37 हो गए आई थिंक, पक्का कंफर्म नहीं हूँ, करीब करीब 37 जज साहब है और 50 की सीटें हमारे पास, मतलब 50 जज राजस्थान हाईकोर्ट में बैठ सकते हैं। तो 37 में से आधे तो जोधपुर बैठते हैं और आधे जयपुर बैठते हैं। 18 दूनी 36, 18 की 54, तो अपन मान लो 18 जज साहब यहाँ बैठे हैं और 18 जज साहब यहाँ बैठे हैं। एक हो गया चीफ जज साहब। चीफ जज साहब का क्या काम होता है? अच्छा, चीफ जज साहब जो बैठेंगे वो कभी भी सिंगल पेज पर नहीं बैठते, वो कब कहाँ बैठेंगे? डिविजनल में ही बैठेंगे, है ना, क्योंकि हाईकोर्ट के जजों के पास सबके पास सेम पावर होती है, चाहे ये जज साहब कोई आदेश दे रहे हैं या फिर ये जज साहब। चीफ जज साहब की कोई अलग से पावर नहीं होती, पावर तो सबकी एक होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उसी में, है ना। तो जब जोधपुर की कोर्ट और जयपुर की कोर्ट में एक कोर्ट ऐसी है जहां पर चीफ जस्टिस साहब यहाँ भी बैठेंगे और चीफ जस्टिस साहब यहाँ भी बैठेंगे, 15 दिन यहाँ और 15 दिन यहाँ बैठ गए, 15 दिन वहां चले जाएंगे, 15 दिन यहाँ जाएंगे। इस कोर्ट में लगभग 17 कोर्ट हैं यहाँ पर। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में 17 कोर्ट है, उन 17 कोर्ट में अलग अलग जज साहब बैठते हैं, जज साहब नंबर 1, जज साहब नंबर 2, जज साहब नंबर 3, और यहाँ पर एक ऐसे जज साहब है जहाँ पर 2 जज मिलकर किसी काम को सुन रहे हैं। यहाँ एक ऐसे जज साहब है जो 3 जज साहब सुनकर किसी काम को सुन रहे हैं। तो इन जज साहबों को जहाँ जिस कोर्ट में कितने जज साहब बैठे हैं, एक एक, तो उन जज साहब को कहेंगे सिंगल बेंच। जो बेंच समझ है, ये तो सिंगल बेंच जज साहब है और ये चीफ जज साहब हमेशा किस में बैठेंगे? बैठेंगे, सिंगल में नहीं बैठते, है ना। तो मान लो यदि किसी एक जज साहब ने यहाँ पर किसी मामले को सुन लिया तो इसका विनिश्चय फाइनल होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से आप अपील कर दो, कहाँ पर? डिविजनल बेंच में। ठीक है कि साहब किसी भी बात के होते हुए भी, अच्छा वो कौन सी बात को होने का कह रहा है, अलग प्रोविजन है, जैसे कि रिट के हो गए या फिर हाईकोर्ट ने खुद हमने ओरिजिनल जुडिशियल में कोई काम किया है उसमें तो होता है। अमूमन रिटों में है ना, फर्स्ट जो सिंगल बेंच में जो जज साहब सुनते हैं उसकी अपील हम डीबी में ही करते हैं, वो रिट का जुडिशियल। अपन कौन सा जुडिशियल देते हैं? सिविल सूट। आप समझ गए जुबैर? 100 हो गया, 102 हो गया और 101 बस। जो 100 में बात लिख रखी है, सेक्शन नंबर 100 में क्या लिख रखा है? विधि का साधारण प्रश्न होगा, उसी पर ही होगी अपनी, अदरवाइज नहीं। कर लोगे? सेक्शन नंबर 103। हाँ, अब ये तथ्य और विवाद क्या होता है भाई? जब भी अपील को भी सुना जाता है तो जिस प्रश्न पर अपील को सुना जा रहा है उसकी फ्रेमिंग इश्यू फ्रेमिंग ऑफ फैक्ट्स कर दिया, अब उसी को डिटरमाइन किया जाएगा कि साहब अब बताओ ये कैसे सही नहीं है, ये कैसे सही नहीं है। रिवीजन में भी अमूमन रिवीजन को जिसको अपन पुनरीक्षण कहते हैं, उसमें भी सामने वाले आदमी को सुना तो जाता है पर फ्रेम नहीं होता, इस तरह से फ्रेम नहीं होता, है ना, एविडेंस वगैरह नहीं, वो बस केवल आदेश की वैलिडिटी को ही चेक करते हैं कि साहब उसमें क्या है क्या नहीं है। जबकि अपीलों में अपन क्या करते हैं, नए एविडेंस भी ले लिए जाते हैं। अब जब नए एविडेंस लिए जाते हैं तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यू भी होना पड़ेगा। तो 103 ये कह रहा है कि कोर्ट की जो अपीलेंट कोर्ट होती है उसकी पावर होती है नए इश्यू को फ्रेम किया जा सकता है। 103 के बाद तथ्य विवाद को अवधारण करने। अच्छा, इसमें देखना है तथ्य और विवाद को अवधारण करने, पढ़ो भाई इसको कोई 103 को कौन से तथ्य और विवादकों का अवधारण किया जा रहा है ना। प्रमिला पढ़ो आप। 103 तथ्य विवादकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। ठीक है, क्योंकि अपन सेकंड अपील पढ़ रहे हैं। हाँ, यदि अभिलेख में का साक्ष्य पर्याप्त हो तो किसी भी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ऐसी अपील के निपटारे के लिए आवश्यक कोई विवादक अवधारित कर सकेगा। जो अच्छा सुनो, इस पर यदि सवाल आते हैं कि सेक्शन नंबर 103 में उच्च न्यायालय के द्वारा किसी विवादक का स्तरीकरण किया जा सकता है यदि साक्ष्य पर्याप्त हो तो।
ये सेम वही सवाल है जो मैं यदि सीपीसी का एग्जाम लूंगा तो ये डाल सकता था। ठीक है, सब सेक्शन नंबर 1 और बी, ए और बी पढ़ो जरा। कब करेगा? निचले अपील न्यायालय द्वारा या प्रथम बार के न्यायालय और निचले क्या हुआ? निचला अपील न्यायालय और प्रथम बार का न्यायालय क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि ये सेकंड अपील है। मामला बेसिक जुरिडिक्शन वाली कोर्ट के द्वारा हुआ था, वहां से मामला कहाँ आया? अपीलेंट कोर्ट में, और फिर अपीलेंट कोर्ट से कहाँ आ गया है? हाई कोर्ट में ना। तो मामला कहाँ कहाँ सुन लिया गया है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन में सुन लिया, अपीलेंट कोर्ट में सुन लिया, अब सेकंड अपील हाई कोर्ट में सुन रहा है। इसीलिए ये कह रहा है निचली अपील न्यायालय मतलब हाई कोर्ट से जस्ट नीचे वाले अपील न्यायालय, या प्रथम बार के न्यायालय मतलब उसके नीचे के न्यायालय, और निचले अपील न्यायालय द्वारा दोनों अवधारित नहीं किया गया है। निचले अपील न्यायालय दोनों द्वारा मतलब या तो अपील न्यायालय द्वारा या प्रथम बार के न्यायालय द्वारा या दोनों न्यायालय के द्वारा। ठीक है, अथवा धारा 100 में यथा निर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के कारण ऐसे न्यायालय या न्यायालयों द्वारा गलत तौर पर अवधारित किया गया है। एक तो गलत तौर पर अवधारित कर दिया गया है या फिर उसको बनाया ही नहीं गया है। किसने नहीं बनाया? नीचे वाले कोर्ट ने तो बनाया था मगर किसने नहीं बनाया? अपीलेट कोर्ट ने बनाया था मगर किसने नहीं बनाया? दोनों ने। तो उसी स्थिति में बना सकती है, और या फिर यदि गलत डिटरमाइन कर लिया गया था तो उसको बनाया जा सकता है। क्या बना रही है कोर्ट? तनकी बना रही है, इश्यू बना रही है, और उसके ऊपर क्या किया जाएगा? डिटरमिनेशन किया जाएगा। क्यों किया जा रहा है? क्यों बनाई जा रही तनकी? हाँ, क्योंकि क्या है? पर्याप्त सफिशिएंट क्या है? एविडेंस है। और नए एविडेंस कहां से है? साहब को एक ऐसी बात कह रहा है कि सर यदि इस एविडेंस को ले लिया जाता तो मेरी डिग्री पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। और कोर्ट ने देखा कि वास्तव में ये डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ा था? कोरे में बगारी के सबसे लास्ट के बक्से में नीचे कपड़े अखबार के नीचे गाला हुआ बता दिया, तो इस हालात हो जाएगी। नया समझी बेटा? उसको चेंज करने के लिए हाँ, अब उस ये एनएफ एविडेंस आ गया, और एनएफ एविडेंस को पेश नहीं करने का आधार भी आ गया। अब उसको कंसाइडर किया जाएगा, कंसाइडर किए जाने के लिए तनकी बनेगी। अब वो एविडेंस होगा, एविडेंस को वापस रिबटल कैसे करेंगे? अब वही कहानी आ जाएगी जो नीचे वाली कोर्ट की होगी। सेक्शन 104। हाँ, और एक ऐसा ऑर्डर जो बताता है इन ऑर्डर की अपील होती है, आदेशों की अपील 43, और आदेशों की अपील के लिए सेक्शन 104 याद रखना है। ये तो दोनों को अपन को याद ही है। आदेश पढ़े। देखो एक दो चीज है। एक तो है 35A के अधीन जो आदेश है, और जीतू बताएगा 35A में क्या क्या आदेश होते हैं। सेक्शन नंबर 35A में मिथ्या और तंग करने वाले दावों में कितने रुपए का लग रहा है? 3000 रुपए का, और वो 3000 रुपए का दे दिया। क्या दिया था? आदेश दिया, है ना? क्या उस आदेश की अपील हो सकती है? ये है सेक्शन नंबर 104 के लिए। दूसरा सेक्शन नंबर 91 और 92 का जीस्ट बताएंगे दीपक। 91 और 92 में क्या फर्क है? या फिर वीरेंद्र 91 बता दो और दीपक 92 बता दो। हाँ, बिना देख कर बताना भाई। कल रात को देखा है तुमने? कल 5 बजे से क्लास शुरू हुई थी, 5:30 से 6:30 7 बजे तक क्लास चली। अभी तक अगली 6:30 7 दिन, ये 24 घंटे में आप उसको कैप्चर करके नहीं रख पाएंगे। मतलब वकील की आंख कागले की तरह की होनी चाहिए। कागला बहुत खतरनाक होता है, हर चीज पर आंख रखता है अपने, कैमरा फोटो खींचता रहता है, है ना? कागले की आंख तरह होना चाहिए वकील साहब, याद रखना। हाँ, बाज तो दूर से देखने वाला, कागला कैसे घूर से देखता है किसी भी चीज को। मैं उसीलिए कह रहा हूँ वकीलों के यहाँ कागले की तरह की होनी चाहिए। लोग भी हमसे काग चेष्टा वाला हाँ। निद्रा अल्पाहारी और बकुल नैना विद्यार्थी पंचलक्षण में ऐसा। हाँ, उसमें शायद काग नहीं है कहीं। काग चेष्टा है, काग चेष्टा है, ठीक है। कम खाना, कौवे की जैसी चाह आशा। काग कौवे की तरह। हाँ, चेष्टा का मतलब चाह। खाना कम। नींद किसकी जैसी पता है? श्वान का मतलब होता है कुत्ता। इतनी मतलब कच्ची नींद में सोता है वो कि उसके पास से कोई उठ जाता है। वो मतलब